फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई और किसने किया, इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी एक पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप में एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति की शुरुआत की और 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छेड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए और 8 सितंबर सन 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। और अगले ही वर्ष जुलाई में कोलकाता स्थित हालवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। सुभाष के स्वयं सेवक उसकी नींव की एक ईंट उखाड़ ले गए। यहाँ का एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसके माध्यम से सुभाष ने यह संदेश दिया था कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया, उसी तरह से वे ब्रिटिश साम्राज्य को भी ईंट से ईंट बजा देंगे। और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष ने जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहें। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर पर नज़रबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही शहीद हो गए। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। और 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट की पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। और 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने वालों का दावा करने वालों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रमाणिकता संदिग्ध है। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप योग्य न मानते हुए मामले की पड़ताल ही बंद कर दी। आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने का नेताजी का प्रयास प्रथम रूप से सफल नहीं हो सका, किंतु उनका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतंत्र कराने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ऐसे महान क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस जी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।